हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड एक हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द वुमन इन वाइट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जेसन नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो अपने साथ हुए कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में लाइफ में पहली बार अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे थे। ये उनके जीवन का वो डरावना राज था जो वो चाहकर भी कभी झुठला नहीं पाए और ना ही खुद को कभी आज़ाद कर पाए उससे। काले साए की तरह हर वक्त उनसे लिपटा रहा वो। लेकिन आखिर क्या था वो राज, क्या हुआ था उनके साथ, वही हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेसन बताते हैं उनका बचपन काफ़ी डिफिकल्ट रहा। उनके परिवार में लोग ज़्यादा थे और कमाने वाले कम, जिस वजह से पैसों की तंगी लगी रहती थी। ऊपर से उनके पिता काफी इल टेम्पर्ड भी थे, बात बात पर बच्चों पर हाथ उठाते थे। उनकी माँ भी कभी प्रोटेस्ट नहीं करती थी, जिस वजह से हर पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों का जो एक लव एंड केयर वाला रिलेशनशिप होता है वो उनके बीच कभी नहीं बना। बिसाइड्स, वो लोग इतने गरीब थे कि उनका अपना कोई घर भी नहीं था। वो लोग रोड साइड चीप मोटेल्स में दिन गुजारते थे, जिस कारण जेसन को बचपन से ही काफी सारे अलग अलग तरह के वाइल्ड एंड रॉ एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने आंखों के सामने एक लड़की का खून होते हुए देखा था उसने, वो भी बहुत ही ब्रूटली। तब वो लोग जिस मोटेल में ठहरे थे उसके पार्किंग लॉट में जेसन के आंखों के सामने ही किसी पागल आदमी ने एक सिकल से गला काट कर खून कर दिया था उस लड़की का। और फिर वही ब्लडी सिकल लेकर वो पूरे मोटेल में घूमने लगा था अपने अगले शिकार की तलाश में। भले ही थोड़ी ही देर में पुलिस ने आकर सब कुछ संभाल लिया था, फिर भी उन कुछ मिनट्स में अपने मौत को इतने करीब से देखकर उन पर जो बीता था वो उस 5 साल के बच्चे के लिए हजम करना आसान नहीं था। बहुत गहरा असर पड़ा था उसके जहन में। फाइनली जब वो 8 साल का हुआ तब जाके उनके पेरेंट्स ने एक घर लेने का सोचा एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही इजीली उन्हें वो मिल भी गया। एक अच्छी खास अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक काफी स्पेशियस अपार्टमेंट, इतना बड़ा कि सबको अपना अपना पर्सनल बेडरूम मिल गया था। तो नेचुरली जेसन तो खुश होगा ही ना। लेकिन उस फ्लैट में एंटर करते वक्त एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस किया था उसने। उसे अभी भी याद है कैसे उनके सारे नेबर्स घूर घूर कर देख रहे थे उन्हें। ना वो लोग हंस रहे थे ना उन्हें वेलकम कर रहे थे। एक अजीब सी खामोशी थी उनके आंखों में, जिसका मतलब जेसन तब समझ नहीं पाया था और ना ही उसने समझने की कोशिश भी करी थी। लाइफ में पहली बार उनका अपना कोई घर होने जा रहा था, उसी खुशी में मशहूर था वो। लेकिन उसकी वो खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। उन्होंने मूव इन तो कर लिया था, मगर जेसन न जाने कि वो सेटल्ड नहीं हो पा रहा था। कमरे में रहते वक्त हर वक्त एक बेचैनी से चल रही थी उसके मन में, और साथ में अजीब अजीब से हादसे भी होने लगे थे उसके साथ, जिस सब की शुरुआत हुई थी उसके कमरे के क्लोजेट से। पता नहीं कैसे हर रात वो अपने आप ही खुल जाता था। पहले तो जेसन ने अपनी गलतफहमी सोचकर इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रिपीटेडली बंद करने के बाद भी वो क्लोजेट उसके सामने ही ओपन होने लगा, तब जेसन को लगा कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे उसका अनईजी फीलिंग डर में कन्वर्ट होने लगा। रात में बेवजह उसे गूज़बम्स आने लगे, और तो और उसे किसी की विस्परिंग्स भी सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था उसे जैसे क्लोजेट के अंदर कोई छुपके से बात कर रहा हो। और फिर एक दिन जेसन को सुनाई दी एक औरत की आवाज़ जो उसी का नाम पुकार रही थी, और ये आवाज़ भी क्लोजेट के अंदर से ही आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी बढ़ गई कि रात भर बेचारा सो तक नहीं पाया। फाइनली मजबूर होकर एक दिन जेसन ने अपने पेरेंट्स से बात करी, सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने यकीन तक नहीं करी। उसे नेबर्स की आवाज़ सुनाई देती है, टीवी की आवाज़ होगी, ये सब कहकर बात को टाल दिया। उसके अपने माँ ने काफ़ी ह्यूमिलेट भी किया उसे। अब इतना सब कुछ सुनकर तो किसी का भी मुंह बंद हो जाएगा। जेसन तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। तो इसके बाद उसने अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करी, मगर वहां भी सभी ने उसका मजाक बनाया। एज द रिजल्ट जेसन ने फिर किसी से कुछ शेयर करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल सहम सा गया वो। इधर उसके घर में सिचुएशन बदतर होने लगी थी। जेसन को एक दिन सुबह पता चला कि वो रात को स्लीप वॉकिंग कर रहा था, जबकि उसे इसकी कोई भनक तक नहीं थी। उसे तो उल्टा अजीब अजीब से सपने आ रहे थे पूरी रात। सपने में रोज एक लड़के को देखता था वो, जो एक बाथ टब के पास खड़े रोता रहता था, और ये कोई और नहीं वो खुद ही होता था। अपने आप को ही देखता था जेसन,
सिर्फ उसका पूरा फेस खून से लथपथ रहता था। अब ऐसा भयानक सपना रोज देखना किसी भी बच्चे को ट्रॉमेटाइज्ड कर सकता है। जेसन की हालत तो उससे भी बदतर हो चुकी थी। उसे सोने से डर लगने लगा था और उसे बार बार यही लगता रहता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, बिल्कुल किसी प्रिमोनिशन के जैसे। तो वो जितना हो सके उस क्लोजेट से दूर रहने की कोशिश करता था, उसे बंद रखने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई। एक रात अचानक ही क्लोजेट डोर के हिलने की आवाज से उसकी नींद टूट गई और उसने अपने लाइफ का सबसे भयानक नज़ारा विटनेस किया। उसने देखा वहां उस क्लोजेट के अंदर एक रस्सी से एक औरत लटक रही है। एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है वो, जो खून से लथपथ है, साथ में उसका चेहरा भी। इनिशियली तो उसकी आंखें बंद थी, फिर अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली और घिन भरे नजरों से जेसन को देखने लगी। बहुत ही गुस्सा था उसके आंखों में, इतना कि जेसन का पूरा शरीर सुन पड़ गया। बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था वो। एग्जैक्टली यही हादसा अगले कई रातों तक रिपीट होता रहा। जेसन ने बहुत कोशिश करी किसी से मदद मांगने की, लेकिन एक 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सभी को बेतुकी लगी। किसी ने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। फाइनली उसने अपना लास्ट रिजॉर्ट ट्राई किया। फिर से अपने पेरेंट्स से बात करी, इस उम्मीद में कि शायद अपने बेटे को इतना डरा हुआ देख उन्हें कुछ फील होगा, लेकिन बदले में उससे मिली सिर्फ गाली। इस बार तो उसके डैड ने उस पर हाथ भी उठाया। इस सब से जेसन इतना कॉर्नर्ड हो चुका था कि वो और ज्यादा लोनली फील करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था दहशत की ये तो बस शुरुआत है। इसके अगले दिन वो लेडी और उस क्लोजेट तक नहीं रुकती, रस्सी तोड़कर नीचे जमीन पर आ जाती है और बहुत ही क्रीपीली क्रॉल करते हुए जेसन की तरफ बढ़ने लगती है। उसके हर एक स्टेप के साथ उसके हड्डियां टूटने की आवाज हो रही थी। उसके शरीर से टपकते हुए खून के बूंदों से फर्श लाल हो रहा था। एक 8 साल का बच्चा ये सब कैसे सह पाता? वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है और इसके बाद क्या होता है उसे कुछ नहीं पता। मगर ये सब अगले 6 साल तक चलता रहता है उसके साथ। वो अभी 8 साल से 14 साल का हो चुका था, लेकिन सिचुएशन वैसे की वैसी ही थी। हर रात सेम चीज। उस औरत की नफरत भरी आंखें जेसन को पागल बना रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। चैन से 2 पल सो तक नहीं पाता था वो। इतने सालों में कई बार उसने इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। इवन एक बार तो उसने एक वीजे बोर्ड की मदद भी ली थी। पूछा था उस एंटिटी से कि उसे क्या चाहिए, लेकिन जवाब में उसे बस 2 ही वर्ड्स मिले, हर्ट यू। मतलब वो एंटिटी सिर्फ जेसन को हर्ट करना चाहती है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए उसे। लेकिन जेसन और कब तक ये टॉर्चर झेलता? वो हर रोज गॉड से प्रे करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, बस इस उम्मीद में कि काश उसके प्रेयर्स काम कर जाए। लेकिन नहीं, उस औरत पर तो किसी भी होली वर्ड्स का कोई असर ही नहीं होता था। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है कि जेसन बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गॉड पर से भरोसा उठ जाता है उसका। जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ, उसे अपना फेट ही मान लेता है वो, क्योंकि उसके पास और कोई एक्सप्लेनेशन जो नहीं था। वो ना अपने पेरेंट्स को अपनी हालत समझा पा रहा था और ना ही उसके पास और कोई जगह थी जहां वो शेल्टर ले सके। उसे उसी कमरे में रहना था। वो जिए या मरे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो ये उसकी किस्मत नहीं तो और क्या है। ऊपर से इसी बीच एक दिन एक कांड होता है। एक रात जब वो नहा रहा था तो अचानक ही बाथटब का पानी खून में बदल जाता है और हम क्लोजेट के अंदर से उस एंटिटी को ग्राउल करते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जेसन को उस खून में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। जेसन की चीखों से उसकी माँ वहां आ जाती है और वहीं सब कुछ क्लीन करती है। मगर इतना सारा खून देखकर भी वो कुछ नहीं कहती, न सरप्राइज्ड होती है, न जेसन से कुछ पूछती है, ऐसे उन्हें पता है यहाँ क्या हुआ है। इनफैक्ट जेसन को भी यही लगता था। उसे पता था उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग मंथली बिल्स या फिर इस फ्लैट की रेंट कुछ भी टाइमली कवर नहीं कर पाते। शायद उसके माँ को डर था कि अगर उन्होंने जेसन का साथ दिया और जेसन ने जाकर इस फ्लैट की सच्चाई सबको बता दी तो उनका लैंडलॉर्ड नाराज हो जाएंगे और उन्हें घर से निकाल देंगे। इससे तो यही बेहतर है ना कि सभी चुप रहे। तो जेसन भी चुप ही रहा, चुपचाप सहता रहा सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसकी किस्मत चमकी। उसके पेरेंट्स और इस फ्लैट का रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग एक कंपैरेटिवली चीपर जगह पर शिफ्ट करने की डिसाइड करते हैं।
जेसन तो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसे इस नाइटमेयर से आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन जिस दिन वो लोग मूव आउट कर रहे थे उस दिन कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है उसे उसे सुनाई देती है। उनका लैंडलॉर्ड उसके पेरेंट्स से कह रहे हैं उन्हें बहुत हैरानी है वो लोग कैसे इतने साल टिक गए उस घर में। उन्हें तो लगा था वो लोग 1 महीने में ही चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उस घर में उनसे पहले जो औरत रहती थी उसने उसी घर के बाथटब में अपने दोनों बच्चों का खून किया था और फिर क्लोसेट में अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड करी थी। कब एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। वो तो जब लाश डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ और बदबू बाहर फैलने लगी तब जाके सभी को पता चला और पुलिस ने आकर लाश को ढूंढ निकाला। तब से सभी दूर ही रहते हैं उस घर से। शायद इसीलिए वो लोग जब इस घर में शिफ्ट कर रहे थे उन्हें सभी घूर घूर के देख रहे थे। जेसन को ये भी पता चला कि उसके पेरेंट्स को शुरू से ही सब कुछ पता था, इसीलिए तो उनका रेंट इतना कम था। इनफैक्ट उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी जानते थे सब कुछ, उसके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, लेकिन उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। इवन जब उसने लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तब भी नहीं। सभी ने हमेशा ऐसा ही दिखाया जैसे वो पागल है, उसके अपने पेरेंट्स तक। क्यों? इसका जवाब जेसन को कभी नहीं मिला। देखते ही देखते वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट कर गए। वहाँ कम्युनिटी काफी अच्छी थी, जेसन को काफी सारे दोस्त भी मिल गए, तो वो धीरे धीरे अपने अतीत को भुलाने लगा। वो खुश था कि फाइनली वो चैन से सो पा रहा है। लेकिन एक दिन उसका यह भ्रम टूट गया। एक रात अचानक ही जब वो और उसका बेस्ट फ्रेंड घर लौट रहे थे तो उसे फिर से वही विस्परिंग सुनाई दी। काफी दिनों बाद फिर से गूज़बम्स आने लगे थे उसे, और जब उसने अपने सामने देखा तो घने कोहरे में उसे फिर से वही 2 आंखें दिखी जो गुस्से में उसे ही घूर रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था जब वो एंटिटी घर के बाहर भी कहीं जेसन को हॉन्ट कर रही थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? जेसन तो इतना डरा हुआ और हेल्पलेस फील कर रहा था कि उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। साइकिल पर से अपना कंट्रोल लूज कर देता है वो, उसे दिखाई ही नहीं देती दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है। उसका दोस्त उसे वार्न तो करता है लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। जेसन तक उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं, उससे पहले उस गाड़ी से जाकर टकरा जाता है जेसन। काफी भयानक एक्सीडेंट होता है उसका। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ पर नहीं होता। उसका दोस्त किसी तरह उसे लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने माँ से कहता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। लेकिन उसकी माँ कोई रिएक्ट ही नहीं करती, बस धुंधली सी नजरों से एक टक जेसन को देखती रहती है और कहती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। बार बार एक ही बात, यू आर सपोज्ड टू बी डेड। जेसन को समझने में देर नहीं लगती यहाँ हो क्या रहा है। वो ये नजर पहचानता था, इस गुस्से और नफरत को भली भांति जानता था वो। तो क्या उस एंटिटी ने उस तक पहुंचने के लिए उसके दोस्त के माँ को यूज किया? जेसन को तो यही लगता था, लेकिन उस हादसे से उस दिन एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई थी उसे कि वो एंटिटी और उस घर से बंधी हुई नहीं है बल्कि उससे जुड़ चुकी है। अब वो जहां भी रहे उससे बच नहीं सकता। तो मजबूरन जेसन ने भागना शुरू किया। उसने फिर कभी एक जगह एक रात से ज्यादा नहीं बिताई। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया उसने। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई अपने प्यार से, जिसके साथ उसने फिर से एक नया जीवन स्टार्ट किया। सेटल्ड हुआ, उनकी बेटी हुई एंड थैंकफुली उसके बाद से वो एंटिटी फिर कभी उन्हें नहीं दिखी। जेसन को लगने लगा कि शायद उसका प्लान काम कर गया है। इतनी बार अपनी जगह चेंज करने के कारण शायद उस एंटिटी से उसका नाता टूट चुका है। काफी खुश था वो और रिलैक्स्ड भी। अपने पत्नी और बेटी के साथ फाइनली एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था वो। लेकिन इस बार भी उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। कुछ साल बाद एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहे थे तो एक पार्किंग लॉट में फिर से उसे वो एंटिटी दिखी। इस बार उसका आना इतना अनएक्सपेक्टेड था कि जेसन उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार्ट अटैक आ गया उसे। कुछ मिनट्स के लिए तो उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। फिर वहां पैरामेडिक्स आए और बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई। उनके मुताबिक ये हीट स्ट्रोक था जो डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव स्ट्रेस के वजह से हुआ था। लेकिन जेसन जानता था इसकी असली वजह क्या है। जो भी हो, इस हादसे का एक अच्छा रिजल्ट भी मिला उसे। हॉस्पिटल में जाते ही उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलीफ फील हुआ, जैसे सालों से उस पर रखा कोई बोझ उतर गया है। अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि शायद उस एंटिटी का और कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया ना। मतलब वो तो यही चाहती थी कि जेसन मर जाए, तो वही हुआ।
अब मरने के बाद वापस मिला इस जीवन में कोई हक नहीं है उसका। जेसन ने अपने लाइफ में बहुत बार इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश किया है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जिससे वो जब बाकी सभी को अपनी सच्चाई बताए तब वो खुद इलॉजिकल साउंड ना करे। लेकिन इतना सोचकर बस एक ही जवाब मिला है उसे कि शायद वो एंटिटी उसे अपना बेटा समझती थी, जिसका उसने बाथटब में चाकू से गला काट कर खून किया था। तो उसे मर जाना चाहिए था ना, जो उसने शुरू किया था उसे तो खत्म होना ही था, नहीं तो उसे मुक्ति कैसे मिलती। लेकिन जेसन को जिंदा देख वो उसके पीछे पड़ गई और जब तक वो नहीं मरा तब तक उसका पीछा करती रही। लेकिन एक बार मरकर भी चैन नहीं मिला जेसन को। इस इंटरव्यू के कुछ हफ्ते पहले ही फिर से उसे वो एंटिटी दिखी। अब वो बिल्कुल कंफर्म्ड हो चुका है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो एंटिटी भी उसके साथ ही रहेगी। चीटिंग करके उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला उसे। अब इतने सालों बाद उसने ये सब कुछ फिर से अपने बेटे और बाकी फैमिली मेंबर्स को बताने की डिसाइड करी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगने लगा है कि शायद अभी उसके पास और ज़्यादा वक्त नहीं है। वो एंटिटी इस बार अपना अधूरा काम पूरा करके ही रहेगी, जो ख़त्म होगा उसके मौत से। तो वो चाहता है सभी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि अब तो बस कोई मिरेकल ही उसे बचा सकता है, और मिरेकल शायद उसकी किस्मत में नहीं है, या फिर है, गॉड नोस। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन इस कहानी का अंत तो खुद जेसन को भी नहीं पता। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या ये कहानी सच में ही सच है? ये सीरीज कोई इन्वेस्टिगेटिव सीरीज तो है नहीं, और ना ही यहाँ पर बताया गया किसी भी बात की कोई सबूत दिया गया है, तो हम कैसे मान ले ये सब फैक्ट है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो इसे एज अ फिक्शन ही लेना चाहिए। एज अ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग भी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।